नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार मिथिलेश्वर की लिखी हुई कहानी लापता। मिथिलेश्वर जी ने प्रेमचंद जी की परंपरा का निर्वाह करते हुए भारतीय ग्रामीण जीवन को अपनी रचनाओं की पृष्ठभूमि बनाया है। प्रस्तुत है कहानी लापता, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सांझ हो चली थी। कार्य समेटने का समय हो गया था। खेत बघार में काम करने वाले किसान और चरवाही में निकले चरवाह अपने मवेशियों को ले गांव लौट रहे थे। हाट बाजार गए लोग आवश्यक खरीदारी कर लंबे लंबे डग भरते हुए अपने घर वापस हो रहे थे। औरतें चूल्हा चौका संभालने लगी थीं। बच्चियां दिया बत्ती जला संझावत करने की तैयारी में थीं। अभिभावकों के डर से घर के बच्चे न चाहते हुए भी दरवाजे पर लालटेन के समीप पढ़ने बैठ गए थे। बथान में माल गरुओं को सानी पानी दिया जाने लगा था। लगहर गाय भैंस दुहाने लगी थीं। जटाशंकर बाबा के दालान में, धनेसर की मड़ई में, पश्चिम टोली के पाकड़ के नीचे, पूरब टोली के बरगद के पास, ठाकुर बारी के बरामदे में, शिवालय के चबूतरे पर और हरिमोहन की छावनी में लगने वाली बैठकों के बैठकबाज जुटने लगे थे। शहर से कोसों दूर दुर्गापुर नामक ये गांव शाम के अंधेरे में डूबने लगा था। ठीक इसी समय सनसनी की तरह ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि दक्षिण के सिवान पर मिलिट्री का एक गबरू जवान मरा पड़ा है। कि झगरू के अनुसार सबसे पहले उस पर भीखम की नजर गई, लेकिन तपेसर का कहना कि पहले उसने देखा। पर बाजार से लौटने मुनिरका महतो उसे शुरू में ही देख लेने और चिल्लाकर अन्य लोगों को जुटाने का दावा अलग कर रहे थे। खैर, जिसने भी देखा हो, सच्चाई ये थी कि एक सैनिक दक्षिण के सिवान पर पड़ा था। दुर्गापुर के लिए बिल्कुल नई और अनपेक्षित घटना थी, पूरे गांव को चिंतित और भयभीत कर देने वाली। वैसे आपसी लड़ाई झगड़े में यहाँ कई हत्याएं हो चुकी थीं तथा मुठभेड़ में बाहर से आए कुछ डाकू भी मारे जा चुके थे, लेकिन कोई सैनिक दुर्गापुर के सिवान पर आकर मरा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस इलाके में दुर्गापुर ही एक ऐसा गांव था जहां के अधिकांश घरों के नौजवान सैनिक थे। असल में दूसरी नौकरियों के लिए अच्छी पढ़ाई, गर्म जेब और ऊंची पहुंच के अभाव में सैनिक बनना उनकी विवशता थी। उस उपेक्षित गांव के युवकों के लिए नौकरी से जुड़ने का सीधा अर्थ सैनिक होना था। वैसे ये कार्य भी उतना सहज और आसान नहीं था। वो तो गांव का ही एक जमाई गोटी फिट करने में माहिर था। वो कुछ ले देकर जुगाड़ भिड़ाता और सैनिक बनवा देता। हालांकि प्रारंभ में कुछ ही घरों के लोग सेना में गए थे। तब माएँ या पत्नियां नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा या पति सेना में जाए, पर खेती के छोटे छोटे टुकड़ों पर वे निर्भर रहें भी तो कैसे। अब तो स्थिति ये है कि प्रायः हर घर के लोग सैनिक हैं, किसी किसी घर के तो बाप और बेटे दोनों। इसलिए जिसने भी ये सूचना सुनी, बदहवास घटनास्थल की ओर दौड़ लगा दी। वे एक हाथ में टॉर्च या लालटेन लिए वहां पहुंचते तथा दूसरे हाथ में लाठी या भाला संभाले। देखते ही देखते जैसे सारा गांव वहां उमड़ आया। वो सैनिक औंधे मुंह पड़ा था, बेतरतीब और जमीन से चिपका, किसी दमतोड़ मगरमच्छ की तरह। लोगों ने उसे उलटकर सीधा किया तथा धड़कते दिल से निहारना शुरू किया कि कहीं ये उनके घर का ही सैनिक ना हो, जिसने जख्मी होकर घर लौटते हुए सिवान पर दम तोड़ दिया हो। लेकिन अनगिनत टॉर्च और लालटेन की तेज रोशनी में भी वो पहचाना नहीं जा रहा था। उसका चेहरा जगह जगह से जख्मी और बारूदी प्रभाव से इस तरह विकृत, बदरंग और क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। उसकी पोशाक खून और धूल मिट्टी से सनकर चीकट हो गई थी तथा कई जगह जली और फटी थी। धुएं या कोलतार जैसे रंग में नहाई उसकी पोशाक का अपना रंग और अपनी पहचान बिल्कुल गायब थी। वो सर से पांव तक काला और भयावह लग रहा था। मानवीय आकृति में काली कलूटी बदरंग और डरावनी सैनिक काया। उसका डील डॉल ऊंचा और कद काठी तगड़ी थी, लेकिन मात्र इसी आधार पर उसकी शिनाख्त कर पाना कठिन था। शायद उसकी तगड़ी कदकाठी देखकर कि किसी ने रामकेश्वर का नाम ले लिया, पर भीड़ में उपस्थित रामकेश्वर के दोनों बेटों ने इसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन रामकेश्वर का नाम सुनते ही घर में बीमार उसकी पत्नी रोती कलपती और गिरती पड़ती घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी।
रामकेश्वर दुर्गापुर का एक पुराना सैनिक था, मजबूत कदकाठी का गठीला मर्द। वर्षों पहले वो सेवानिवृत्त हो गांव आ गया था और खेती बाड़ी करता था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही उसे पुनः बुला लिया गया था। फिर काफ़ी दिनों तक उसका कोई समाचार नहीं आया। यहाँ से कई जवाबी पत्र और तार भेजने के बाद उधर से उसकी पत्नी के नाम एक संक्षिप्त सा सैनिक तार आया कि रामकेश्वर लापता है। उस तार का अर्थ दुर्गापुर में तरह तरह से लगाया गया। संभव है वो शत्रु देश के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया हो। संभव है मार्ग भूलकर किसी जंगल या खाड़ी में भटक रहा हो। संभव है कहीं छिपा हो। संभव है कहीं जख्मी पड़ा हो। संभव है मारा जा चुका हो। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी पत्नी उसके मारे जाने की कल्पना मात्र से ही तड़प उठती, एकदम अधीर और बेचैन हो जाती। वो कहकर गया है युद्ध समाप्त होते ही आएगा। उसके लापता होने का तार जब से आया था, उसकी पत्नी ने खाट पकड़ ली थी। खाना पीना छोड़ मन मारे वो असमय ही रोगिणी बन गई थी, कमजोर, उदास और भयभीत, अपने को तिल तिल गला देने के लिए उद्यत। इस स्थिति में सीवान पर पड़े उस सैनिक के बारे में किसी के मुंह से रामकेश्वर नाम सुनते ही जैसे वो पागल हो उठी। घटना स्थल पर उसके दोनों बेटों ने उसे संभाला तथा बताया कि ये पिताजी की लाश नहीं है। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। तब भीड़ के बीच रास्ता बनाकर उस सैनिक के समक्ष उसे पहुंचाया गया। वो कुछ क्षण तक आंखें फाड़ फाड़ उसे देखती रही, पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकी। जिस तरह रोते हुए आई थी उसी तरह रोते हुए गांव वापस लौट गई। दुर्गापुर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो सैनिक कौन है। उसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। यहाँ वो कैसे आया और क्यों आया? क्या स्वयं सिवान पर आकर मर गया या किसी ने उसे मारकर फेंक दिया? इस घटना का संकेत क्या हो सकता है? क्या इस गांव पर अनिष्ट होने वाला है? सिवान पर सैनिक के मरने का बहुत कुछ अर्थ हो सकता है, मगर किसी निष्कर्ष पर लोग पहुंच नहीं पाते। सीमा पर जहां युद्ध छिड़ा था वहां से गांव खासा दूर था। सीमा युद्ध से इस गांव के लोग अवगत थे, लेकिन युद्ध का कोई सैनिक यहां आ पहुंचेगा इसकी संभावना नहीं के बराबर थी। तो फिर ये कौन है, कैसे आया? दुर्गापुर गांव के जटाशंकर बाबा गांव के वयोवृद्ध तो थे ही, आगे पाछे जानने वाले और समय कुसमय की घटनाओं पर तीक्ष्ण बुद्धि से विचार करने वाले भी थे। उन्होंने कुछ ही क्षणों के सोच विचार के बाद ये घोषणा सी कर दी, ये बाहर का सैनिक है, लड़ाई में घायल होकर जान बचाने के लिए इधर भागते हुए आ गया, किंतु समय पूरा हो जाने के चलते बच नहीं सका। उस वक्त दुर्गापुर गांव के 3 सैनिक छुट्टियों में घर आए थे। जटाशंकर बाबा की बात को मद्देनजर रखते हुए उस सैनिक को पहचानने की उन्होंने भी भरपूर कोशिश की। गांव को विश्वास था कि शायद सैनिक होने के नाते उसके हुलियों को देख के वो कुछ अंदाज लगा सकें, लेकिन वे कोई अंदाज नहीं लगा सके। उस सैनिक का हुलिया परिचय और पहचान से परे था। ले देकर उन सैनिकों ने भी जटाशंकर बाबा की बात की ही पुष्टि की। ये बाहर का सैनिक ही लगता है, युद्ध के मोर्चे से आया हुआ, जंग में अपनी पहचान और शक्ल खोया हुआ। इस बीच भीड़ में अचानक चिंगारी की तरह चर्चा उठी कि वो जीवित है। शायद उसके किसी अंग में हुई हरकत को कुछ लोगों ने भांप लिया था। अब लोग उत्सुकता से उसकी नाड़ी पकड़, उसकी नाक के निकट हाथ रख, उसकी छाती में कान सटा ये जांचने लगे कि वो जीवित है या मरा है। दुर्गापुर की उस भीड़ में अब एक नई सरगर्मी आ गई। कुछ कहते जीवित है, कुछ कहते मर गया। भीड़ से बाहर खड़े सब कुछ चुपचाप देख सुन रहे शांत प्रकृति के मुनेसर वैद्य से जब लोगों ने उस सैनिक का परीक्षण करवाया तो उन्होंने उसे जीवित घोषित किया। अब भीड़ उत्तेजित हो गई तथा उसमें एक हर्षोल्लास सा छा गया। फिर मुनेश्वर वैद्य के निर्देशानुसार उसका उपचार शुरू हुआ। वैद्य जी ने मकर ध्वज और न जाने क्या क्या पीस कर उसके गले के भीतर पहुंचाया कि उसकी आंखें खुल गईं। ये देखकर लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये तो गजब हो गया। फिर वैद्य जी के कुछ ही देर के उपचार के बाद वो उठकर बैठ गया। उसे जानने की जिज्ञासा लोगों के अंदर तीव्र हो गई। हर कोई उससे प्रश्न करना चाहता था, लेकिन लोगों को शांत करते हुए वैद्य जी ने अत्यंत आत्मीयता से उससे पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कैसे चले आए?
एक क्षण के लिए तो वो सामने उपस्थित भीड़ और नए चेहरों को देखकर कुछ घबराया सा जान पड़ा। फिर बोल उठा, लेकिन सबकी आंखें आश्चर्य से उसके चेहरे पर टिकी रहीं। वो जिस भाषा में बोल रहा था उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वो बहुत कुछ कहे जा रहा था, पर दुर्गापुर के लोगों के लिए उस भाषा की ध्वनि गिड़बिड़ सिड़बिड़ के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। संयोग से प्रोफेसर जगमोहन उस दिन गांव आए थे। वे उस गांव के जमाई थे, निकटवर्ती नगर में रहते थे। वही एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। वे एक से अधिक भाषाओं के जानकार थे। दुर्गापुर में तड़का मिले खेत बघार और घर द्वार की देखभाल करने और खोज खबर लेने अक्सर आ जाते थे। उस सैनिक के समक्ष पहुंच उन्होंने भी जब उसकी भाषा सुनी तो प्रारंभ में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वे भी उस भाषा के जानकार नहीं थे, पर उसकी भाषा में मिश्रित अन्य भाषाओं के शब्दों को पकड़ उसके परिचय जान गए और लोगों को बता दिया, ये शत्रु देश का सैनिक है, सीमा पर चल रहे युद्ध से छिटक कर भटकते हुए इधर आ गया है। प्रोफेसर जगमोहन के रहस्योद्घाटन के बाद भीड़ अचानक गंभीर हो गई, गंभीर और निर्मम, कुछ कुछ आक्रोश और तैश में। लोगों ने कहा, जटाशंकर बाबा ने तो पहले ही जान लिया था। अब समस्या ये थी कि सैनिक का क्या किया जाए। जब से सीमा पर युद्ध छिड़ा था, शत्रु देश के प्रति लोगों के मन में द्वेष बढ़ता जा रहा था। रामकेश्वर के लापता होने की सूचना के बाद तो अधिकांश दुर्गापुरवासी शत्रु देश के खिलाफ खौल उठे थे। उनमें से कईयों का ये मानना था कि रामकेश्वर को पकड़ शत्रु देश ने ही बंदी बना लिया है, कि वो वहीं है और शत्रु देश की यातनाएं सह रहा है। दुर्गापुर के लोग अब संयम और धैर्य ताक पर रखकर अपनी उग्र और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे। किसी के अनुसार उसे मार देना चाहिए, हाथ आए शत्रु को छोड़ना ठीक नहीं। किसी के अनुसार उसे अपनी सेना के हवाले कर देना चाहिए, हो सकता है सेना उससे कोई आवश्यक सुराग पा सके। किसी के अनुसार उसे अपंग बना देना चाहिए, शत्रुता करने का मजा वो चख ले। कोई कहता है घुसपैठी है, शत्रु देश का जासूस, इस गांव को खत्म करने के उद्देश्य से यहाँ आया होगा, पकड़ा गया, नहीं तो गांव के कुओं में विष घोलकर यहाँ के लोगों को मार देता, या गांव के किसी कोने में बम फिट करके गांव को उड़ा देता। इसके बाद पिछले वर्ष हुए युद्ध में शत्रु देश के सैनिकों ने सीमावर्ती गांवों में कैसे कैसे उत्पात किए थे, लोग उसका जिक्र करने लगे। एक से एक हैरत अंगेज कारनामे और दिल दहला देने वाली करतूतें। भीड़ का माहौल एकदम गर्म हो उठा। संभव है अपवाद स्वरूप कुछ लोगों के मन में उस जख्मी सैनिक के प्रति सहानुभूति भी हो, पर भीड़ के सामूहिक रोष के समक्ष किसी ने उसे व्यक्त नहीं किया। अंत में जटाशंकर बाबा एवं प्रोफेसर जगमोहन ने भीड़ को शांत कर यह निर्णायक सुझाव दिया कि कायदे कानून अपने हाथ में लेना उचित नहीं होगा। इस सैनिक को सरकार के हवाले कर दिया जाए। सरकार शत्रु देश के साथ अपनी शर्तों और उद्देश्यों के अनुसार चाहे जैसा सलूक इसके साथ करे। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो पता नहीं लोग मानते भी ये नहीं, लेकिन जटाशंकर बाबा एवं प्रोफेसर जगमोहन ने संयुक्त रूप से सुझाव पेश किया था, इसलिए पूरा गांव इस पर एकमत हो गया। यही तय हुआ कि रात भर इस सैनिक को गांव में बंदी बनाकर रखा जाए और सुबह नगर के पुलिस थाने को सुपुर्द कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद उस सैनिक को लेकर लोग गांव पहुंचे। वैद्य जी के उपचार का अद्भुत असर उसके ऊपर हुआ था। वो कुछ लंगड़ा जरूर रहा था, पर स्वयं चलकर गांव आया। गांव में आने पर उसने हाथ के इशारे से खाने की मांग की। दुर्गापुर के लोगों में से यहाँ किसी ने भी कुछ विरोध नहीं किया, और जब खाना उसके सामने रखा गया तो ताबड़तोड़ खाने लगा जैसे वर्षों का भूखा हो। खाना वाना खाने के बाद कुछ स्वस्थ हो गया, स्वस्थ और हरा चंगा। गांव में उसे जटाशंकर बाबा के दालान में रखा जा सकता था, पर जानबूझकर रामकेश्वर के दालान में रखा गया। रामकेश्वर का दालान भी गांव का एक बड़ा दालान था, पक्के का बना हुआ। गांव में आने वाली बारात बारिश के दिनों में उस दालान में ही टिकती थी। गांव के कुछ अन्य सामूहिक कार्य भी उस दालान में ही संपन्न होते थे। उस सैनिक को भी उसी दालान में रखा गया, शायद ये सोचकर भी कि रामकेश्वर के बेटों की सख्त और कड़ी निगरानी में वो वहाँ से भाग नहीं पाएगा। गांव के अनेक नौजवान उस सैनिक की अगोरिया में रामकेश्वर के बेटों के साथ रात गुजारना चाहते थे।
लेकिन रामकेश्वर के बेटों ने एक दो मित्रों को साथ रख शेष को ये कहकर विदा कर दिया कि सैनिक के लिए तो वो स्वयं ही काफ़ी हैं। असल में गांव के लोग ये जानते थे कि रामकेश्वर की पत्नी उसके लापता होने के बाद सारी सारी रात जगी रहती है। इस स्थिति में वो सैनिक चाहकर भी कैसे भाग पाएगा। लेकिन दूसरी सुबह रामकेश्वर के बेटों एवं उसके मित्रों के साथ गांव के लोगों को ये जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि वो सैनिक दालान के कमरे से लापता था। कब भागा, कैसे भागा, कहाँ भागा? दालान के उस कमरे के पल्ले तो पूर्णतः भिड़े थे। बाहर की कुंडी ज्यों की त्यों लगी थी। ताला यथावत झूल रहा था और चाबियों का गुच्छा आंगन के दिराखे पर पहले की तरह रखा हुआ था। रामकेश्वर के बेटे और उसके मित्र एक दूसरे का मुंह भौचक होकर ताकते रहे। गांव के लोग फटी आंखों से उन्हें घूरते और सवाल करते रहे। रामकेश्वर के बेटे माँ से पूछने के लिए दौड़ते हुए घर के अंदर पहुंचे। शायद माँ कुछ बता सके, लेकिन उन्होंने पाया माँ पिताजी की तस्वीर के पास खड़ी रो रही थी। इस स्थिति में वे कुछ भी नहीं पूछ सके। उल्टे पांव दरवाजे पर लौट आए और कहा, पता नहीं वो कैसे भाग गया। अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश्वर जी की लिखी हुई कहानी लापता। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, साथ में समझ में भी आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो, शुभ हो।